हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे अबाउट द कंप्लीट जॉब प्रोफाइल ऑफ द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो इसमें एज यूजुअल सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, उसके बाद हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे प्रमोशंस की कि इसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट कैसे कैसे हैं। लेटर ऑन विल टॉक अबाउट सैलरीज एंड पर्क्स and at last we'll talk about the transfers in the job. We will conclude this video with the possible pros and cons associated with the job as per my opinion, and these are only suggestive, so these are only for basic knowledge for you people. It's not like that what I am saying is patthar ki lakeer type to give you the basic information about the job. Rest you can do the due diligence. If you want to verify any fact, you can do. ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होता है कि एसएससी सीजीएल का एक एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वो एसएससी कंडक्ट करती है। एसएससी एक गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट बॉडी है जो कि एग्जाम कंडक्ट करती है। तो इस एग्जाम में क्या होता है, टोटल 2 एग्जाम्स होते हैं। एक प्री होता है जिसको टीयर 1 बोलते हैं, एक मेंस होता है जिसको टीयर 2 बोलते हैं। ठीक है, और जो टीयर 1 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो टीयर 2 होता है सिर्फ उसी के मार्क्स के बेस पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है और आपको एक पोस्ट अलॉट होती है। सो क्या होता है, टीयर 1 में जो एग्जाम पैटर्न रहता है उसमें 1 घंटे का टोटल पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ओके, सो 1 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना होता है। क्वालिफाइंग नेचर का यानी कि इसके मार्क्स आगे ऐड नहीं होंगे, जस्ट यू हैव टू क्वालिफाई, बट दोस कट ऑफ्स आर रियली हाई, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। देन कुछ 5-7 दिन के बाद आपकी आंसर की रिलीज हो जाती है। अकॉर्डिंगली यू मेक अ डिडक्शन की कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उस बेस पे यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टीयर 2। और टीयर 2 में क्या होता है, टीयर 2 में 3 सेक्शंस होते हैं और टीयर 2 में इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो सेक्शन 1 जो होता है उसमें होता है रीजनिंग और मैथमेटिक्स। सेक्शन 2 जो होता है उसके अंदर होता है इंग्लिश एंड जीके, एंड सेक्शन 3 के अंदर होता है कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, सेक्शन 3 जो है कंप्यूटर नॉलेज वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स भी आपके फाइनल उसमें ऐड नहीं होते हैं, बट यू हैव टू लाइक मेक इट इनटू द टॉप 10 स्टूडेंट्स आल्सो, बट यू हैव नॉट क्वालिफाइड द कंप्यूटर दिस सेक्शन 3 कंप्यूटर टेस्ट, सो यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन। ओके, ठीक है, सो वंस यू आर डन विद द टीयर 2, उसके कुछ 1 से 2 घंटे के बाद सेम ही सेंटर पे आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी वो लेते हैं, जो 15 मिनट्स का टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 2000 वर्ड्स टाइप करने होते हैं अराउंड 15 मिनट्स। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी नॉर्मल स्पीड, easily anyone can do with a bare minimum practice। ठीक है, सो वंस यू आर डन विद टियर 2, उसके वही सेम एसओपी रहती है। 5 to 7 डेज 10 डेज के अंदर आंसर की आ जाती है, और आंसर की के बेस पे प्रीटी मच यू विल गेट द आइडिया। सो उसके बाद प्रेफरेंस फॉर्म आउट होता है। प्रेफरेंस फॉर्म में आपको सारी की सारी जॉब्स की प्रेफरेंसेस डालनी होती हैं। आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर आपको एक जॉब अलॉट होती है। जब आपको जॉब अलॉट हो जाती है, जो रेस्पेक्टिव रीजन होता है वहां से आपको जो स्टेट प्रेफरेंसेस है वो आती हैं। स्टेट प्रेफरेंसेस मांगी जाती हैं। स्टेट प्रेफरेंसेस अगर किसी जॉब में एप्लीकेबल हैं तो उसमें आप स्टेट प्रेफरेंसेस डाल सकते हो, और अकॉर्डिंगली अगेन आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको स्टेट अलॉट होता है। और अगर किसी जॉब की रिक्वायरमेंट ये नहीं है तो उसमें आपको स्टेट प्रेफरेंसेस नहीं मांगी जाएंगी, वहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइनिंग आएगी और वो रैंडम अलॉटमेंट करते हैं। सो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। इसके बारे में अगर आपको उससे भी ज़्यादा कोई भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पे जाके विजिट कर सकते हो। इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को जाके चेक कर सकते हो, और वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि एसएससी केवल सीजीएल ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है। सो इफ यू फिट इनटू एनी प्रोफाइल यू कैन प्रीटी मच अपीयर फॉर दोज एग्जाम्स आल्सो। ठीक है, चलिए, सो अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। ठीक है, सो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑब्वियसली इंडियन पोस्टल सर्विसेज के अंडर ही ये सर्विस आती है, एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, सो बड़ी ही अंडररेटेड पोस्ट है ये, क्योंकि बहुत लोग इस बारे में बातें नहीं करते हैं। मे बी द डिपार्टमेंट इज नॉट दैट मच प्रेस्टिजियस और द जॉब प्रोफाइल इज नॉट दैट मच एंगेजिंग मे बी, बट नो, ऐसा नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो यू विल हैव अ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव अबाउट दिस जॉब। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल पोस्ट जैसे इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर्स होते हैं या जीएसटी में इंस्पेक्टर्स होते हैं या जो भी होते हैं, तो अथॉरिटी नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा अलग होता है। पोस्ट जो है ये भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। पोस्ट जो हम काम कर रहे हैं वो भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, बट इनका जो वर्क प्रोफाइल रहता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है यार। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट क्या होता है, सबसे पहले वो एक सब डिवीजन होती है। जैसे इसमें हायरार्की ऐसे काम करती है कि हेड ऑफिस रहते हैं, फिर हेड ऑफिस के बाद क्या रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस रहते हैं, डिविजनल ऑफिस जिनको बोलते हैं, फिर सब डिविजनल ऑफिसेस होते हैं, फिर तहसील लेवल पे भी ऑफिसेस होते हैं, फिर विलेज लेवल पे भी ऑफिसेस होते हैं। सो सब डिवीजन में क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते हैं वो। ठीक है,
सो उस सब डिवीजन का जो हेड होता है वो नॉर्मली इंस्पेक्टर बनता है, ठीक है। वो मैनेज करता है उस सब डिवीजन का पूरा काम। सब डिवीजन के अंदर फर्दर 70 to 90 ऑफिसेज होते हैं, ठीक है। अब वो ऑफिसेज क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे गाँव में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी तहसील तो कुछ बड़ी होती है, तो एक एक तहसील में 100 गाँव होते हैं, तो 100 गाँव में तो 100 पोस्ट ऑफिसेज तो होंगे ही होंगे, करेक्ट ना। इस तरीके से सो वो उस सब डिवीजन में जिसमें वो काम कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली उसके अंडर जो है वो 70 to 90 ऑफिसेज होते हैं, जिसके अंदर स्टाफ की स्ट्रेंथ 120 से 150 के अराउंड लगभग होती है। यानी कि इतना सारा स्टाफ उसके अंडर काम करता है, और उनको सुपरवाइज करना, उनके काम को इंस्पेक्ट करना, ऑडिट करना, स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करना, रूल्स एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस देखना, ये सारा काम इंस्पेक्टर का होता है। अब पोस्टल ऑफिसेज छोटे छोटे गाँव में भी होते हैं, फिर उसके बाद तहसील लेवल पे भी होते हैं, फिर टाउन्स में भी होते हैं, फिर सिटीज़ में भी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड देन मेट्रो सिटीज़ लेवल पे हो जाते हैं। सो अलग अलग वर्किंग हायरार्की रहती होगी इनको मेंटेन करने की। तो अब मैं रादर देन गोइंग इनटू दैट वर्किंग हायरार्की डायरेक्टली सिर्फ इंस्पेक्टर किन किन चीज़ों के साथ डील करता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले ऐसे बात करते हैं कि इसके प्रोफाइल्स को मैंने पॉइंट वाइज डिवाइड किया है, जितनी रिसर्च मैंने करी है, ठीक है। हालांकि इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, अगर ऑनलाइन सर्च करो तो भी आप। इसमें हम पॉइंट वाइज बात करेंगे। सबसे पहला काम जो होता है, वो जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट होता है, उसका क्या काम होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोस्टल क्राइम्स, ठीक है। अब पोस्टल क्राइम्स आप सोचते होंगे पोस्ट ऑफिस में कैसे क्राइम्स है ना होते हैं, जैसे कि फ्रॉड होते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड केसेस भी होते हैं, किसी की कुछ वैल्यूएबल आर्टिकल भी मिस हो जाते हैं तो लॉस्ट एंड फाउंड के भी केसेस बनते हैं, ठीक है। थेफ्ट भी होता है, और मिसयूज ऑफ पोस्टल सर्विसेज, ये भी आजकल बड़ा ट्रेंड में है, ठीक है। मिसयूज ऑफ पोस्टल सर्विसेज का मतलब क्या है कि जैसे आप सुनते होंगे आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बड़े सारे हो रहे हैं, उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट का कैसे यूज किया जा रहा है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। सो क्या होता है, आपके पास है ना एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि योर पार्सल नंबर सो एंड सो रजिस्टर्ड विद इंडियन पोस्ट हैज बीन डिस्पैच्ड और अराइविंग और समथिंग लाइक दैट, सो टू ट्रैक इट क्लिक ऑन द लिंक बिलो, ऐसे करके, ठीक है। वो मैसेज आता है। अगर आप उस मैसेज को इग्नोर भी कर देते हो कि मैंने तो कोई पार्सल करा ही नहीं समवे, बट हमारी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है कि हम लिंक पे तुरंत क्लिक करते हैं एंड विद सी कि क्या पता किसी ने और ने भेज दिया हो या कुछ हो, तो ये टेंडेंसी होती है। बट स्टिल समहाउ इफ वी आर एबल टू इग्नोर दैट टेक्स्ट मैसेज, सो दे विल डू अ फॉलो अप कॉल आल्सो, ठीक है। तुरंत बोलेंगे कि बड़ा ही अर्जेंट है, आपका एड्रेस हमें मिल नहीं पा रहा है, आप कृपया करके वो जो एड्रेस है उसको अपडेट कर दीजिए, हमने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो वो एक बोगस वेबसाइट पे आपको लेके जाता है। उस बोगस वेबसाइट पे आप जैसे ही अपने क्रेडेंशियल्स डालते हो तो सारे क्रेडेंशियल्स फेच कर लेता है, ठीक है। which further leads to so many crimes, so many misuse of informations etc etc। इसका ये केस था कि अगर आपने सुना हो, लेट 2024 में एक रिटायर्ड बुजुर्ग थे, उनको ही सेम यही टेक्स्ट मैसेज आया। उसके बाद उनको फॉलो अप कॉल आया कि ऐसे ऐसे मैं इंडिया पोस्ट से कोई ऑफिसर या ऑफिशियल बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपके नाम से कोई पार्सल रजिस्टर हुआ है जो जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई से दुबई जा रहा है या कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स हैं जो नहीं होनी चाहिए। सो आपको आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इस तरीके से उसको इंटिमिडेट कर दिया इतना कि उसके पास अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से कुछ 24-25 लाख रुपीस थे, वो उसने उसमें जाके डिपॉजिट कर दिए, क्योंकि सामने से उसने क्या कहा कि आपको इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। उन्होंने फिर फर्दर पुलिस को रिडायरेक्ट करा, और पुलिस वाला भी बंदा फ्रॉड बन के कोई बैठा हुआ है, उसने वहाँ पे कंप्लेन लिखी है उनकी फेक, और फाइनली वो पैसा उन्होंने ये कि आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से इस अकाउंट में डाल दीजिए टू सेफ गार्ड योर मनी। सो दैट्स हाउ दे कमिटेड दैट फ्रॉड, है ना। और ये कॉल सबको आती हैं, आई हैड ऑल्सो रिसीव्ड, ठीक है, जहाँ पे वो आपको बोलते हैं, मुझे एक नई स्टोरी बताई गई थी कि ऐसे ऐसे हम कस्टम से बोल रहे हैं, आपके नाम से एक पार्सल रजिस्टर हुआ है जो कि मुंबई से अफगानिस्तान का है, और जिसमें ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, वो हैं। तो आपको डू नॉट एंगेज इन एनी कॉन्वर्सेशन इफ पॉसिबल, डू नॉट से यस टू एनीथिंग, कट द कॉल इमीडिएटली। अगर आपको कोई पार्सल एक्सपेक्टेड है कि आप रिसीव करने वाले हो, तो आप डायरेक्टली इंडिया पोस्ट की वेबसाइट ओपन कीजिए, वहाँ पे ट्रैकिंग के अंदर जाइए, और उसके बाद वहाँ पे ट्रैकिंग नंबर डाल के आप चेक कीजिए कि ऐसा कोई पार्सल इंडिया पोस्ट के साथ रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। सो इन सब में इन्वेस्टिगेशन में जो प्राइमरी पर्सन होता है वो क्या होता है, इंस्पेक्टर होता है।
ठीक है। उसके अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं तो वो क्या है, पोस्टल लॉज जितने भी है उन सब की एनफोर्समेंट ठीक से हो रही है, उसको इंश्योर करने का काम भी किसका होता है, इंस्पेक्टर का होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में, तो जैसे कि पोस्टमैन भी होते हैं, एमटीएस भी होते हैं, ग्राम डाक सेवक भी होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो कुछ लोग अपन छोटे छोटे विलेजेस में रखते हैं वो लोग भी होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि सारे ये छोटे जितने भी ऑफिसेज है वहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके कंप्लायंस के साथ काम हो रहा है और इंटेग्रिटी को मेंटेन करके काम हो रहा है, ये चीज इंश्योर करना किसका काम होता है, इंस्पेक्टर का। इसका मतलब है कि कोई ऐसे तो नहीं कर रहा कि 4 पैसे ले लिए, पार्सल घुमा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपने फायदे के लिए उसने उस पार्सल को मिसप्लेस कर दिया, कस्टमर को बोल रहे हैं कि हमें तो पता नहीं कहाँ पे, जो भी है। ठीक है। तो प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग का एनफोर्समेंट ऑफ लॉ से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है। जितना ज्यादा लॉ अबाइडिंग ऑफिस होगा उतना ही वो स्मूथली फंक्शन करेगा, और उसको इंश्योर करने का काम किसका होता है, इंस्पेक्टर का होता है। ठीक है। अब इसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन कर सकता है ना, सरप्राइज विजिट कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं जो काम किया है उसकी, इन सब चीजों के जरिए वो क्या करता है, ये सारा मैनेज करता है कि वहाँ पे एनफोर्समेंट प्रॉपरली हो रहा है, जो भी पोस्टल लॉज हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद कस्टमर सर्विस। ठीक है। कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है कि समटाइम्स होते हैं कस्टमर बड़े पिस ऑफ हो जाते हैं ड्यू टू सर्टेन लैक ऑफ सर्विस, या फिर कोई कंप्लेंट उनकी आ रही है, या कुछ वैल्यूएबल्स मिसिंग हो गए हैं, जो भी हैं, तो उनको क्लोजली डील करने का काम फिर अगेन इंस्पेक्टर का हो जाता है व्हेन इट रन्स आउट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होता है कि सारे के सारे ऑफिसेज जितने भी उसके अंडर काम कर रहे हैं उनकी स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करना भी इंस्पेक्टर का काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बात बताइए कि आपको अगर पता चले कि कोई जो पोस्टल सर्विस है उसका मिसयूज हो गया है, ठीक है, उसके बाद आपका वो जॉब प्रोफाइल नहीं बच जाता है। ठीक है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज हो गई है वो चीज, तो उसके बाद आपको जो फर्दर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है, तो उस कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने का काम भी किसका होता है, इंस्पेक्टर का होता है। ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग और सुपरविजन। ट्रेनिंग और सुपरविजन का मतलब क्या है, जो पोस्टमैन्स और एमटीएस रिक्रूट होते हैं उनकी ट्रेनिंग का काम इंस्पेक्टर, यानी कि उनको ट्रेन इंस्पेक्टर करता है। ठीक है। और उनके सारे काम को जो ग्राम डाक सेवक्स होते हैं, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होती है, या पोस्टमैन्स होते हैं, या एमटीएस होते हैं, ये सारे जितने भी स्टाफ उसके अंडर ऑफिसेज में काम कर रहे होते हैं उनके सुपरविजन का काम अगेन इंस्पेक्टर का होता है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब अगर ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ हायरार्की। ठीक है। तो जब आप काम कर रहे हो, जो आपने इंस्पेक्शन करा है तो उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, ऑडिट करा है तो ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, इन सब का प्रॉपर रिपोर्टिंग हायर ऑफिशियल्स को भी होना चाहिए, हायर ऑफिसर्स को भी होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि प्रॉपर रिपोर्टिंग करता है, और जो भी रिपोर्ट है उसको फर्दर ऊपर अपने सुपीरियर्स को भेजता है। तो रिपोर्टिंग का काम और उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड भी करता है और फाइल में प्लेस करता है, वो काम डॉक्यूमेंटेशन का काम भी उसी के सुपरविजन में होता है। फिर इंस्पेक्टर का एक और काम होता है कि वो अपॉइंटिंग और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी होते हैं। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो ग्रामीण डाक सेवक्स जो कि वो हायर कर लेता है विलेज टू विलेज रिक्वायरमेंट बेसिस पे, तो वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हम क्यों बोलते हैं, जो पोस्टमैन और एमटीएस डिपार्टमेंट हायर करता है उन सब के डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंस्पेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स होती हैं, क्या होता है कि जब आप जॉब में चले जाते हो ना, तो आपको हर साल आपने पूरे साल कैसा काम किया ये लिख के देना होता है। उसके बाद आपका जो ऑफिसर आपसे एक रैंक ऊपर बैठा होता है वो कहता है कि हाँ इस बंदे ने ऐसा ही काम किया, और 10 में से आपको नंबर देता है। वो फिर आपके उसके सुपीरियर ऑफिसर को जाता है, वो कहता है कि हाँ ठीक है ये कह रहा है तो मैं मान लेता हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को अपन परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्टिंग कहते हैं। ठीक है। अपार्स, तो एमटीएस और पोस्टमैन जो होते हैं उन दोनों की अपार जो होती है वो ये इंस्पेक्टर ही रिपोर्टिंग करता है, और उसी को वो ही मार्किंग करता है। तो इसीलिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज को बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, इंस्पेक्शंस कहाँ हो सकते हैं, मुख्य डाकघर में हो सकते हैं। ठीक है। सब पोस्ट ऑफिसेज जिसको बोलते हैं उसमें हो सकते हैं, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज जो होते हैं उसमें हो सकता है। ठीक है। रेलवे मेल ऑफिसेज भी होते हैं सेपरेटली बने हुए, उनमें इंस्पेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, सरप्राइज विजिट करता है वो, एंड अगेन ही विल इंश्योर कि सारा काम जो है वो ठीक से हो रहा है, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल ठीक से हो रहा है, जो भी काम है, जो भी लाइन ऑफ एक्शन है, जो भी उसके लॉज हैं वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं। इस तरह का काम वो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन कैरी आउट करता है।
ठीक है। अब क्या होता है कि जरूरी नहीं है ना सब डिविजन्स में ही पोस्टेड हो। अब हेड ऑफिसेज होते हैं, हेड ऑफिस, अब जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स का भी एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे चेन्नई क्या है, हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस में क्या होता है, बहुत सारे कमिश्नर्स, प्रिंसिपल कमिश्नर्स, बड़ी रैंक के ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके साथ हम लोग काम करते हैं। लेकिन अगर आप छोटी जगह जाते हो तो छोटी जगह एक आधा ही आईटीओ होता है, ठीक है। जब एक आधा ही आईटीओ होता है तो उसी के साथ आप काम करते हो, तो आप भी एक लेवल ऑफ अथॉरिटी फील करते हो छोटी जगह पे। तो वही बात है, तो सिर्फ सब डिविजन्स में पोस्टेड नहीं होते, ये समटाइम हेड ऑफिसेज में अगर पोस्टेड होते हैं तो ये हायर अथॉरिटीज को असिस्ट करते हैं बहुत सारे काम, ठीक है। यानी कि अगर वो इंस्पेक्ट करें, हायर अथॉरिटीज मोस्टली क्या करती हैं, वो भी क्या करेंगी, सिर्फ जो उनकी सब डिविजन्स हैं वो सारी स्मूथली रन कर रही हैं, तो वो वहां तक फॉलो अप लेते हैं, तो वो असिस्ट करेंगे। जो वहाँ पे इंस्पेक्टर्स पोस्टेड होते हैं हेड ऑफिसेज में, वो असिस्ट करेंगे इन सुपरविजन ऑफ हेड ऑफिसेज, जोनल ऑफिसेज, रीजनल ऑफिसेज, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज, जितने भी ये बड़े स्केल के ऑफिसेज होते हैं, इन सब का इंस्पेक्शन हायर अथॉरिटीज से होता है, उसमें असिस्ट करने का काम इंस्पेक्टर का होता है उनको, ठीक है। अब और क्या होता है कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट है ना, पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू ही हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मनरेगा स्कीम लॉन्च करी उन्होंने, मनरेगा स्कीम लॉन्च करी, तो इसका मतलब ये है कि मनरेगा में क्या होता है कि डेली वेजेस होते हैं, जो डेली लोग काम करते हैं उनको डेली के 100 रुपए वो एज डेली वेज प्रोवाइड करते हैं। तो अब गवर्नमेंट से ऑल द वे डाउन टू दैट विलेज वो पैसा ट्रेवल करता है, तो वो हमेशा पोस्टल अथॉरिटीज के थ्रू ही करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कन्वेंस प्रोवाइड करने का वो जो काम होता है वो इंस्पेक्टर का होता है। समटाइम्स इट्स विद सिक्योरिटी, समटाइम्स इट विदाउट सिक्योरिटी, बट ही हैज टू डू, ठीक है। जो भी लार्ज चंक ऑफ कैश होते हैं उनके ट्रांसफर्स का काम, कन्वेंस का काम किसका होता है, इंस्पेक्टर का होता है। या फिर क्या होता है, कई कई इतने रिमोट विलेजेस होते हैं कि वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पेंशन तक भी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है ठीक से, बैंक्स नहीं होते हैं या प्रॉपर मीन्स नहीं होते हैं, तो उस केस में वो कैश में उनको पेंशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे विलेजेस ऐसे होते हैं, तो उसकी कन्वेंस का काम भी किसका होता है, इंस्पेक्टर का होता है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट यू कैन से, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस जो बैंक्स होते हैं, पोस्टल बैंक्स होते हैं, उसमें अपन पीएलआई करा सकते हैं, आरपीएलआई करा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस ऑपरेटिव्स रखते हैं, जो बीओज होते हैं वो घर घर जा जाके बोलते हैं कि आप पीएलआई कराइए, ये कराइए, और उनसे कलेक्ट करते हैं और उनके खाते में जाके डिपॉजिट कर देते हैं, करेक्ट। लेकिन क्या उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, ये इंश्योर कौन करेगा, तो इन सबका सुपरविजन भी इंस्पेक्टर करता है, ठीक। क्रेडिट वेरिफिकेशन बोलते हैं जिसको, वो इंश्योर करना इंस्पेक्टर का काम है कि उन बीओज ने वो पीएलआईज आरपीएलआईज जो भी हैं वो डिपॉजिट करे हैं कि नहीं करे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ पीएलआई आरपीएलआई केसेस में अगर डेथ हो गई है तो डेथ क्लेम्स आएंगे, उनके जो नॉमिनीज होते हैं वो क्लेम करेंगे, तो डेथ क्लेम प्रोसेसिंग, उसका ड्यू वेरिफिकेशन, उसके बाद उसकी डिसबर्समेंट, ये सारा काम कौन करता है, इंस्पेक्टर करता है, ठीक है। एज सब डिविजन हेड ये सारे प्रोसेसेस उनको देखने होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो प्लान कर रही है कि सिंस इतना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इतना हम डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम पोस्ट ऑफिस को ऐसा नहीं है कि सेम ओल्ड प्रोसेसेस, सेम ओल्ड मेथड्स पे छोड़ दें, जहाँ पे वो पेपर पे काम कर रहे हैं। पीपल विल नॉट गो देयर, राइट, क्योंकि आज की डेट में हमें जहाँ पे सहूलियत मिलेगी हम वहीं जाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। विल नॉट बी एबल टू फिल अप द फिजिकल फॉर्म्स अगर वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही है, तो मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। तो अभी क्या हो रहा है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पूरे के पूरे एंटायर कंट्री लेवल पे किसी भी WAN, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हैं, वाइडर स्केल के लिए, तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, टोटल सारा का सारा एक वैन से कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी CBN पे काम करते हैं, तो इसको वैन पे शिफ्ट करा जा रहा है। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन का शिफ्ट है, इसको ओवरलुक इंस्पेक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। एट अ स्मॉलर स्केल इट हैज स्टार्टेड, बट इट इज गोइंग टू बी इन अ फास्टर पेस नाउ, ठीक है। तो ये भी है। उसके अलावा जो स्टेट PCS के, UPSC के, इन सब के एग्जाम्स होते हैं ना, तो इनके जो एग्जाम पेपर होते हैं वो भी ट्रेवल करते हैं ऑल द वे हेडक्वार्टर से, डिफरेंट जितने भी एग्जाम सेंटर होते हैं वहाँ पे, वो भी हमेशा कोई ना कोई इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट कैरी करता है पोस्टल बैग्स के अंदर, ठीक है। रेस्पेक्टिव जो भी उसका सेंटर का हेडक्वार्टर है वहाँ पे पहुँचा देता है, और उसके बाद फर्दर डिस्बर्समेंट होती है उनकी, ठीक है। तो ये भी एक काम है। उसके बाद ये जो पोस्ट मास्टर्स होते हैं, ग्रामीण डाक सेवक्स होते हैं, पोस्टमैन्स होते हैं, MTS होते हैं, ये सब होते हैं, इनको ट्रेन करने का काम भी इंस्पेक्टर का होता है, ठीक है। तो इंस्पेक्टर के बहुत ही ज्यादा आपने देख लिया होगा कि मेजरली फिर वो सुपरविजन कर रहा है, ठीक है। पब्लिक जो भी कंप्लेंट्स है उनका रिड्रेसल कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद वो देखेगा कि ऑफिस स्मूथ फंक्शन कर रहे हैं क्या। अब कहीं कहीं क्या होता है, जैसे अगर बहुत ही छोटे गांव है तो 2-3 गांव का एक पोस्ट ऑफिस बना देते हैं, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो कर जाती है, कुछ होता है तो अगर उसमें नई ऑफिस की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए क्या करेगा, वो रिपोर्टिंग होगी प्रॉपर्ली, नीचे से वो रिपोर्ट मांगेगा, उसको फिर कंपाइल करेगा, आगे वो रिपोर्ट भेजेगा फॉर द ओपनिंग ऑफ द न्यू ऑफिस। ठीक है, तो ये सारा काम भी इंस्पेक्टर को करना होता है। तो इस सारे वर्क प्रोफाइल को सिर्फ सुन के ही आपको लग रहा होगा कि इंस्पेक्टर यहाँ पे क्या है, एक मैनेजिंग अथॉरिटी है। यहाँ पे उसको खुद काम करने की उतनी नीड नहीं है जितना उसका प्रॉपर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, जितना उसका अच्छा सुपरविजन होना चाहिए, जितना उसमें काम करवाने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आइडल बैठना है, बट मेजरली इस जॉब की रिक्वायरमेंट इस तरह की ज्यादा है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको सिटी लाइफ अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे आप क्या होता है, कोर ऑफ इंडिया में जाके काम करते हो। ठीक है, सबसे छोटे स्केल पे जाके आप काम करते हो, जहाँ पे आप सबसे छोटे स्केल पे जाके लोगों से कनेक्ट करते हो। सो दैट इटसेल्फ सेल्फ सफिशिएंट होता है, समटाइम्स बड़ा थ्रिलिंग है ना, क्योंकि आप उस स्केल पे जाके लोगों की हेल्प कर पा रहे हो जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं। करेक्ट। सो यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है आई वुड से। मुझे पर्सनली इसका जॉब प्रोफाइल काफी सही लगा। मुझे ये वीडियो पे रिसर्च करी है मैंने, उससे पहले मुझे नहीं पता था इतना अच्छे से इसका वर्क प्रोफाइल। ठीक है, बट हाँ, इसको देखने के बाद सो इट्स अ वेरी वेरी गुड जॉब इन माय ओपिनियन। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं खुद इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग, वो भी क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स की ट्रेनिंग रहती है, जिसमें से 2 मंथ्स का फील्ड वर्क रहता है और 2 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग रहती है, जहाँ पे सारा प्रोसीजर उनको समझाया जाता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उनको बताए जाते हैं, एक्ट बताया जाता है, ये सब चीजें उनको क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करी जाती है। और उसके बाद लास्ट के जो 2 महीने होते हैं उसमें फील्ड एक्सपोजर उनको दिया जाता है, जो कि कम्प्लीटली फील्ड एक्सपोजर ही रहता है। सो ये था मोटा मोटा इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आपको फर्दर इस पोस्ट के बारे में कुछ भी पूछना है, डू रीच आउट कमेंट सेक्शन में, मुझे बताइए, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। सो अब अगर मैं प्रमोशंस की बात करूं, सो प्रमोशंस में क्या होता है कि इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। जब आप इंस्पेक्टर पे ज्वाइन करते हो, सो आफ्टर 5 ईयर इफ यू क्लियर द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हो। ठीक है, और सुपरिटेंडेंट बनने के बाद अगेन आफ्टर 4 to 5 ईयर आप सीनियर सुपरिटेंडेंट बन जाते हो। ठीक है, एंड अगेन सीनियर सुपरिटेंडेंट से अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 साल के बाद आप डायरेक्टर ऑफ पोस्ट बनते हो। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज बनते हो। डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज से फर्दर जो प्रमोशन होता है वो आपका पोस्ट मास्टर जनरल की पोस्ट पे होता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कितने फास्टर आपके प्रमोशन हो रहे हैं और कितना जल्दी आपने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। इन दोनों फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आप करियर के कौन से पड़ाव तक जाओगे अपने रिटायरमेंट। अब होता है, ये तो था जब डिपार्टमेंटल एग्जाम आपने क्लियर कर लिया। अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर नहीं करा होता है तो आप इंस्पेक्टर से सीधा सीधा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनते हो। ठीक है, उसमें भी आपको 5 साल का टाइम लगेगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, वहां से 8 से 10 साल बाद आप सुपरिटेंडेंट बनते हो। ठीक है, फर्दर प्रमोशन तो फिर वो जो उसमें है वैसे ही रहते हैं। सो बस ये है इसके प्रमोशंस का एस्पेक्ट। अब अगर मैं सैलरीज और वेजेस की बात करूं तो सैलरी है 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो इसकी बेसिक सैलरी जो होती है वो 44,900 होती है। ठीक है, फिर उसमें इसका डीए ऐड हो जाएगा। डीए एट प्रेजेंट 55% है, तो 55% ऑफ 44,900 इसमें ऐड हो जाएगा। फिर एचआरए एक्स सिटीज में एट प्रेजेंट 30% है, तो 30% ऑफ बेसिक व्हाटएवर इट इज वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको मिलते हैं 3600 रुपीज के, बीइंग इन 4600 ग्रेड पे पोस्ट, सो वो आपको मिलते हैं, वो भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। तो कंसोलिडेटेड ये सैलरी जो होती है अप्रोक्सीमेटली 85,000 90,000 के अराउंड होती है, और आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो अप्रोक्सीमेटली 75 to 80,000 के अराउंड मिलती है आफ्टर डिडक्शन। पर्क्स की मैं बात करूं तो जो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पर्क्स हैं वो इनको भी मिलते हैं, कि इनको भी सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलती है, इनको भी क्वार्टर्स की फैसिलिटी मिलती है बेसिस ऑन द अवेलेबिलिटी। उसके बाद इनको भी चाइल्ड केयर अलाउंसेस मिलते हैं, इनको भी हॉस्टल अलाउंसेस मिलते हैं। उसके अलावा इनको भी जैसे एलटीसीज एचटीसी जिसको मैं बोलते हैं, होम ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, कि इनको भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को बेसिकली जो एमेनिटी मिलती है वो इनको भी मिलती है। तो मेरी सारी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैंने इलेबोरेटली इस चीज को डिस्कस किया है। नो नीड टू ब्रिंग इट अप अगेन एंड अगेन। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जितनी भी अमेनिटीज होंगी वो इनको मिलेगी, बट आपको किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, I'll tell you that. So, ये तो था इसके सैलरी एस्पेक्ट के बारे में। अब अगर मैं बात करूँ ट्रांसफर्स की, ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसफर्स होते हैं ना वो मोस्टली आपका जिस स्टेट में पोस्टिंग हो जाता है उसी में आप रहते हो।
ट्रांसफर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है आउट ऑफ स्टेट ट्रांसफर नहीं होंगे, लेकिन विद इन स्टेट आपके ट्रांसफर ज्यादा होते हैं। एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन, दूसरी से तीसरी डिवीजन आपको शिफ्ट करा जाता है अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 ईयर्स के बाद। डिपेंड करता है कि आप किस जोन में या किस डिवीजन में हो। अगर बहुत ज्यादा डिमांडिंग डिवीजन है तो आपका 3 साल बाद हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है तो मे बी यू कैन स्टे एट द डिवीजन फॉर 5 ईयर्स ऑल्सो। अगेन ये इंटरनल चीजें होती हैं जिसमें थोड़ी बहुत जान पहचान भी आपकी काम आती है, सो दैट इज नॉट अ बिग डील एक्चुअली। तो ये तो था इंट्रा स्टेट के बारे में। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। इन्होंने ये विंडो ओपन रखी है, इनकी ट्रांसफर पॉलिसी जो मैंने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये विंडो ओपन है। बट वो बहुत ही यूं कहोगे आपके एक्सट्रीम केसेस में ये लोग एंटरटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट तो म्यूचुअल ट्रांसफर्स हैं कि मान लो आप राजस्थान स्टेट में पोस्टेड हो, कोई और इंसान है जो यूपी स्टेट में पोस्टेड है, उसको राजस्थान आना है, राजस्थान वाले को यूपी जाना है, सो दे कैन गेट म्यूचुअल ट्रांसफर। ठीक है, वो पॉसिबल है। दूसरा कंपैशनेट ग्राउंड। कंपैशनेट ग्राउंड क्या होता है कि किसी किसी के लाइफ में जेन्युइन प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा है जो कि लेट्स इमेजिन कि तमिलनाडु में पोस्टेड है। ठीक है, तमिलनाडु में पोस्ट होने के बाद उसकी शादी हुई और उसकी जो वाइफ है वो राजस्थान में पोस्टेड है। वाइफ बीइंग इन स्टेट गवर्नमेंट कभी इधर नहीं आ सकती, ये भी अगर उधर नहीं जा पाएगा, है ना, तो एज पर डीओपीटी गाइडलाइंस स्पाउसेस शुड वर्क एट सेम स्टेशन। तो ये ग्राउंड अच्छा है। आपके सुपीरियर्स को, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि यू हैव टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर सम रीजंस, तो वो पॉसिबल है। बेसिकली एक लूपहोल है जिसमें क्या होता है, जिनकी अच्छी अप्रोचेस होती हैं वो बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड ट्रांसफर आउट हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द जॉब प्रोफाइल ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। इससे के अलावा इसके अंदर मुझे नहीं लगा कुछ भी शेयर करने की जरूरत है, बट यू कैन ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन व्हाट एवर यू वांट टू आस्क, आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर। ठीक है, अब अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं, सो प्रो की बात करते हैं अगर हम सबसे पहले तो रेस्पेक्टेबल जॉब है। ठीक है, आप बहुत छोटे स्केल पे जाके काम करते हो तो वहाँ पे आपके काम की कद्र भी उतनी ही है। ठीक है, तो ये जो सोशल स्टेटस है विद इन द विलेजेस इट्स वेरी गुड। सो अगर सोशल स्टेटस के लिए, रेस्पेक्ट के लिए कर सकते हो एट द कोर ऑफ द इंडिया, सो इट्स वेरी गुड पोस्ट। उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें फ्रीडम बहुत ज्यादा है। आपका काम को, आपकी सब डिवीजन को अगर आपको अलॉट हुई है, आपको उसको कैसे मैनेज करना है, ये कम्प्लीटली आपको फ्री हैंड दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस आप फील करोगे बिकॉज ऑफ द सुपीरियर्स। सो फ्रीडम बहुत अच्छी है इस पोस्ट में, सो दैट यू विल एंजॉय। फिर अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें ट्रैवलिंग है। आई मीन बहुत वैसे ट्रैवलिंग नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आप जा रहे हो, बट ट्रैवलिंग वैसे बहुत ज्यादा रहेगी सिंस आपके अंडर 70 to 90 ऑफिसेज हैं। आपको रेगुलर इंस्पेक्शंस, ऑडिट्स करने पड़ेंगे, सरप्राइज विजिट्स करनी पड़ती हैं, तो ट्रैवलिंग रहती है। सो अगर आप ओके हो उस चीज प्रो है, अगर नहीं हो तो वो कौन हो जाता है। फिर क्या है इसमें एक और अच्छी चीज है कि आपको जो स्टेट मिलेगा अगर वो आपकी चॉइस का है तो आप लगभग लाइफ टाइम वहां रह सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रो है अगर आपको ट्रांसफर नहीं चाहिए। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो कॉन्स में क्या, एक चैलेंजिंग जॉब हो जाती है क्योंकि आपको उन लोगों को हर चीज को समझाना पड़ता है जो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आजकल भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे अब तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। वहाँ पे डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने में उनको दिक्कत होती है ना, उनको समझाना, पॉलिसीज को, टारगेट्स को अचीव करना, है ना। टारगेट अचीव नहीं होएंगे तो प्रेशर आता है फ्रॉम द सुपीरियर्स, बट इतना ज्यादा नहीं होता, बट सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर्स यू विल फील। तो ये चैलेंजिंग जॉब इस एस्पेक्ट में हो जाती है। इसके अलावा एज सच कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद एक टाइम के बाद इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो मोनोटोनस हो जाता है ना, कि ठीक है यही है, पोस्टल सर्विसेज हैं, कुरियर्स हैं, करने हैं इधर से इधर, कुछ रिपोर्ट्स भेजनी है और इंस्पेक्शन करने और स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करना है ना। सो देयर इज नॉट मच टू लाइक एक्सप्लोर, है ना, विद इन द डिपार्टमेंट। सो दैट माइट बी अ बिट टर्न ऑफ, बट इतनी बड़ी बात नहीं है। एट सम पॉइंट मोनोटोनस वर्क नेचर हर किसी जॉब का हो ही जाता है एक्सेप्ट सम पोस्ट। ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं है, बट सिंस ये इसका जॉब प्रोफाइल है तो ये कौन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस आपका खराब हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा हेक्टिक जॉब रहती है बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग, बिकॉज ऑफ दी so many people working under you, so many offices being under you, तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अगर आप somehow सिटी और अपनी पोस्टिंग लाइफ को बैलेंस कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, 3 से 5 साल में आपके ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे डिवीजन से पहले डिवीजन होते रहते हैं, तो वो भी इसका एक एस्पेक्ट है। ठीक है, उसके बाद टारगेट्स अनरियल सेट होते हैं। जो पोस्टल अथॉरिटीज होती हैं वो अचीव बहुत कुछ करना चाहती हैं, बट रियलिटीज
बिट डिफरेंट, बट टारगेट्स अनरियल होते हैं। सो थोड़ा बहुत जैसे बैंक्स में टारगेट सेट होते हैं वैसे इसमें भी टारगेट सेट होते हैं कि आप इतनी PLI करो, इतनी RPLI करो, इतने सेविंग अकाउंट खोलो, इतना ये करो, इतना वो करो, करेक्ट। सो अनरियल टारगेट सेट करते हैं। सो अचीव करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ चैलेंजिंग प्रोसेस, करेक्ट। सो दैट्स ये था इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। इसके अलावा देयर इज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। अगर आपको फिर भी अब लग रहा है कि हाँ हमारी ये डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं या हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता चला है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। मीनवाइल इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द चैनल, इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स and do reach out if any query is there. Thank you so much for listening guys, hope it helps. Bye bye.